चलिए बताइएगा। 53 नंबर क्वेश्चन से जो है 53 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाला क्लास में। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 पे, ये क्वेश्चन नंबर 54 पे बताइएगा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। बताइए रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ है? बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। आगे कड़ा कपड़ा कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? बताइए कपड़ा उद्योग संस्थान। ये अहमदाबाद। हाँ, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र बोलेगा तो कहाँ स्थित? बताइए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये भी अहमदाबाद में स्थित है। हाँ, अहमदाबाद में स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बोलेगा तो बड़ोदरा में स्थित है, और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान बोलेगा अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र बोलेगा तो अहमदाबाद में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट पे। आइए कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद में स्थित है। तो बताइएगा कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो क्या होगा? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो क्या होगा? भारत का मैनचेस्टर, हाँ, भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो क्या होगा? दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। हाँ, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारतीय विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। भारतीय विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, तो क्या होगा? भारतीय विपणन संस्थान बोलेगा जयपुर में स्थित है। ठीक है। और जयपुर को ही ना भारत का गुलाबी नगर कहा जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? औषधि बोलेगा तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व बोलेगा तो लखनऊ में ही है, क्योंकि लखनऊ के लिए लक्ष्मण जी के लिए विश्व लाया गया था। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो क्या होगा? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नवाबों को शहर को लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। हाँ, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। याद रखिए केरल में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड। हाँ, याद रखिएगा ना कि पूछे है कि भारत का सबसे बड़ा जो है ना शिपयार्ड कौन सा है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अब भारत में टोटल कितने मुख्य बंदरगाह है, तो क्या होगा? भारत में टोटल बोलेगा तो हाँ, भारत में जो है ना 13 टोटल मुख्य बंदरगाह है। आगे कह रहा है कि न्यू मंगलौर यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बताया कि न्यू मंगलौर जो है ना बंदरगाह कहाँ किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह में कुद्रेमुख के लौह अयस्क को निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह रेल लाइन NH-17 से मुंबई तथा कोचीन से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है ना कि न्यू मंगलौर के बारे में कि यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये है। और आगे कह रहा है कि इस बंदरगाह में मतलब न्यू मंगलौर बंदरगाह में कुद्रेमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध। आगे कह रहा है कि यह जो है ना यह रेल लाइन NH-17 से मुंबई तक कोचीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का यह बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। बताइए कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? बताइए। विशाखापट्टनम है। हाँ, देश का सबसे गहरा बंदरगाह बोलेगा तो कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी बंदरगाह को डॉल्फिन नोज का उपनाम दिया गया है। इसी बंदरगाह को ना विशाखापट्टनम बंदरगाह को डॉल्फिन नोज बंदरगाह का नाम दिया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है नेक्स्ट तूतीकोरिन यह देश के दक्षिण छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। इसे मत्स्य पतन भी कहा जाता है। बताइए कि तूतीकोरिन क्या है? बताइए तूतीकोरिन के बारे में। हाँ, तूतीकोरिन कह रहा है कि यह देश के दक्षिण छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। इसे मत्स्य पतन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एन्नौर कह रहा है एन्नौर क्या है? तो यह कह रहा है यह देश का प्रथम सबसे कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। तो कह रहा है कि एन्नौर जो है ना यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। तो है कि देश का प्रथम और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो क्या होगा? एन्नौर है। क्या है? एन्नौर है।
इसलिए इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से जो है ना विकसित किया गया था। इसका वर्तमान नाम जो है ना कामराज बंदरगाह है। तो देखिए इंदौर बंदरगाह का वर्तमान में जो है ना नाम क्या है? कामराज बंदरगाह। हाँ, कामराज बंदरगाह। क्या है? कामराज बंदरगाह है। कामराज बंदरगाह है। आगे कह रहा है कि जहाज रानी मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो क्या होगा? 2009 में। जहाज रानी मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2009 में किया गया था। अब भारत का ज्वारीय जो है ना पोताश्रय का कांडला है। तो भारत का ज्वारीय पोताश्रय क्या है? तो कांडला है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पोत पूर्ण चक्रण का सबसे बड़ा यार्ड अलंग गुजरात में स्थित है। बताइएगा कि भारत का पोत पूर्ण चक्रण का सबसे बड़ा यार्ड अलंग जो है ना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब बताइए नेक्स्ट है कि मुंबई बंदरगाह को जो है ना किस द्वीप पे स्थित है? बताइए मुंबई बंदरगाह बोलेगा तो सालसेट द्वीप। हाँ, मुंबई बंदरगाह बोलेगा किस द्वीप पे स्थित है? तो सालसेट द्वीप पे स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुंबई बंदरगाह जो है ना ये सालसेट द्वीप पे स्थित है। आगे कह रहा है गुजरात में स्थित दाहेज बंदरगाह ऐसा देश का ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों से निपटने हेतु स्थापित किया गया है। इसे रसायन बंदरगाह कहते हैं। बताइए कि किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहते हैं? तो क्या होगा? गुजरात। हाँ, दहेज बंदरगाह जो है ना ये स्थित है गुजरात में। दहेज बोलेगा तो गुजरात में स्थित है। इसे ना रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है चेन्नई जो है ना एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो देखिए भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो क्या होगा? चेन्नई है। आगे प्रकार क्या है? कैसा बंदरगाह? तो कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा। ठीक है। पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है एक भारत का ना कृत्रिम बंदरगाह है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 पे बताइएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना ये कहाँ स्थित है? तो क्या होगा बताइए? ये गुवाहाटी में। हाँ, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ है? गुवाहाटी में, याद रखिएगा। कह रहा है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट कर रहा है कि इंदिरा गांधी जो है ना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? क्या होगा? नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट कर रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति भारत के प्रमुख हवाई अड्डा है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डा बताइएगा कि राज्य दिया हुआ हवाई अड्डा दिया। बताइएगा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित? बताइए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। बताया कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेगा तो चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। बताया कि दावोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दावोलियम बोलेगा तो गोवा में। कहाँ है? गोवा में। दावोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट बताएगा कि बोल रहा है कि भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा बोलेगा तो कोचीन है। बताएगा कि भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन है। क्या है? कोचीन। वो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन है। याद रखिए कोचीन है। नेक्स्ट है बताइएगा। नेक्स्ट है भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था? बताइए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत बोलेगा तो 1911 में। हाँ, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि ASLV का पूरा नाम क्या है? बताइए ASLV का पूरा नाम। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे कर रहा है ये सबसे तो है ना लॉन्च होता है। आगे कर रहा है कि ASLV का पूर्ण नाम जो है ना ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट कर रहा है कि यह SLV-3 का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलोग्राम भारतवर्ष के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग होता है। आगे कर रहा है कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च। PSLV का पूरा नाम क्या होता है? बताइए PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता
हाँ, पीएसएलवी क्या है? तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, याद रखिएगा। कह रहा है इसका विकास जो है ना, पीएसएलवी का जो है, इसका विकास 1200 किलोग्राम भार का दूर संवेदी उपग्रह। कह रहा है ना कि पीएसएलवी जो है ना, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका विकास 1200 किलोग्राम भार के दूर संवेदी उपग्रहों का 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह एक 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, ठीक है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण के द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है जीएसएलवी जियो स्टेशनरी और जियो क्रायोनोस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म याद रखिएगा ना कि जियो स्टेशनरी, और या तो इसको बोल सकते हैं जियो क्रायोनोस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। यह जो है ना जीएसएलवी क्या है, यह 3 चरणों वाला भू तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसके प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो जीएसएलवी में क्या होता है ना कि फर्स्ट में बोला प्रथम चरण में होता है ठोस प्रणोदक का प्रयोग करते हैं, और द्वितीय चरण में क्या बोलेगा तो द्रव प्रणोदक का, और तृतीय में बोलेगा तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत बोल रहा है कि हाइड्रोक्सिक टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत बोल रहा है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन का रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि द्रव प्रणोदक के रूप में अनसीमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राइजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव प्रणोदक के रूप में जो है ना अनसीमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राइजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 पे आइए, बताइएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो उत्तराखंड में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वही नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे का जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाकर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना कब हुआ था? क्या होगा? 1936 में स्थापना हुआ था, 1936 में। और पहले इसे हैली के नाम से जानते थे कि हैली का नाम से जो है किस राष्ट्रीय उद्यान को जानते थे? पहले हैली के नाम से जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं, ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना तथा नितांत आवश्यक हो तो तीव्र जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो कह रहा है कि राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी जीवन जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो तो जीवन संरक्षक अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। वर्तमान में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या होगा? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। तो याद कर रहे हैं ना कि वर्तमान में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जो है ना रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो इस प्रकार बताया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताइए तो दुधवा कहाँ है? तो यूपी। दुधवा कहाँ है? तो यूपी में है। और बताइए कि कान्हा, माधव, फॉसिल्स, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी कहाँ है? बताइए। तो हाँ, मध्य प्रदेश में है ना। याद रखिए कि कान्हा, माधव, फॉसिल्स, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कान्हा, माधव, फॉसिल्स, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइएगा नेक्स्ट सरिस्का, थार, केवलादेव, मुकुंदरा आदि कहाँ है? बताइए कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। अगर दुधवा बोलेगा तो यूपी में, ठीक है। कान्हा बोलेगा तो मध्य प्रदेश में, माधव बोलेगा तो मध्य प्रदेश में, फॉसिल्स बोलेगा तो मध्य प्रदेश में, पेच बोलेगा तो मध्य प्रदेश, पन्ना बोलेगा तो मध्य प्रदेश, सतपुड़ा बोलेगा तो मध्य प्रदेश, संजय गांधी बोलेगा तो मध्य प्रदेश। और सरिस्का, थार, केवलादेव, मुकुंदरा बोलेगा तो राजस्थान। अब काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, रायमोना कहाँ स्थित है? क्या होगा? असम में। कहाँ है? असम में है। काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, रायमोना कहाँ स्थित? असम में है। और हेमिस जो है ना भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? हेमिस बोलेगा तो लद्दाख में। बताइए अच्छा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कौन सा है? बताइए तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में। सबसे छोटा बोलेगा तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और देखिए नीचे दिया हो कि महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, मिडिल बटन आइलैंड, सैंडल पीक, गलथिया, ये सब कहाँ स्थित है? बताइए।
अंडमान निकोबार में है, ठीक है। महात्मा गांधी माउंट हैरियट मिडिल बटन आइलैंड सैंडल पीक गलथिया कहाँ से? अंडमान निकोबार में थे। गुइंडी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्ती, ये सब कहाँ से थे? ठीक, क्या होगा? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। गोइंडी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्ती इत्यादि कहाँ है? तो तमिलनाडु में। बताइए नंदा देवी, राया जी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार इत्यादि कहाँ से थे? क्या होगा? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार बोलेगा तो उत्तराखंड में स्थित है। नामदफा मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा मौलिंग बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा मौलिंग बोलेगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। क्या है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जो लद्दाख में केंद्रशासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 किलोमीटर स्क्वायर है, इसका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का। अनेश कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो साउथ बटन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ स्थित है? कौन सा है? बताइए क्या होगा? द्वीप समूह में है। बटन क्या है? हाँ, साउथ बटन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और आगे कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो काबुल नामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर राज्य में के बिशुनपुर जिले में स्थित है। इसे 1970 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो बताइए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उसका स्थापना कब हुआ था? किस जिले में स्थित है? किस राज्य के किस जिले में? केबुल नामजाओ 1977 में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ किस नदी से बहती है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो 11 जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क। बताइएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो है ना सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क, सही है। भारतीय पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारतीय पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। बताया कि वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो क्या होगा? 106 है। वर्तमान में समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 है। अब वही नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि बी डोराई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? बताइए। बी डोराई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? तो बीना बजाते थे। क्या बीना बजाते थे? बीना, याद रखिए, बीना बजाते थे। बी डोराई स्वामी कह रहा है कि बी डोराई स्वामी अयंगर बीना के जो है ना प्रमुख वादक थे, ठीक है, याद रखिएगा। कभी नामों ने सुने होंगे ये सब, ऐसा सा क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस में। कह रहा है कि संगीत के प्रमुख वाद्ययंत्र एवं उनके विख्यात वादक बताइए कि पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और विजय राघव राव, प्रकाश मंडेरा इत्यादि का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो क्या होगा? बताइए। हाँ, बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध किस वादक से है? तो ये है बांसुरी है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। विजय राघव राव का संबंध बांसुरी से है और प्रकाश मंडेरा का संबंध बांसुरी से। बताइए कि सितार का संबंध कौन कौन है? सितार से बोलेगा तो कौन कौन है? बताइए सितार का। मुस्ताद अली खां, पंडित रविशंकर, विलायत खां, मनीलाल नाग, ठीक है, जया विश्वास। हाँ, तो सितार से कौन कौन है? तो मुश्ताक अली खान का संबंध सितार से है और पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। विलायत खान का संबंध सितार से है। मनीलाल नाग का संबंध सितार से है और जया विश्वास का संबंध जो है ना सितार से है। तो मुश्ताक अली खान सितार, पंडित रविशंकर सितार, विलायत खान सितार, मनीलाल नाग सितार और जया विश्वास बोलेगा तो सितार से है। नेक्स्ट है सरोज से। सरोज से कौन कौन है? सरोज से बोले तो ब्रिज नारायण है सरोज से। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोज से है। चंदन राय का बोलेगा तो सरोज से है। अशोक कुमार राय का बोलेगा तो सरोज से है, ठीक है। तो ब्रिज नारायण का जो है ना संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सरोज से है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध सरोज से है और चंदन राय का संबंध सरोज से है। अशोक कुमार राय का संबंध सरोज से है। तबला से कौन कौन है? तबला से उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित समता प्रसाद, इसको गुदई महाराज कहा जाता है। अंबिका प्रसाद का संबंध जो है ना ये तबला से है। तो उस्ताद अल्लाह रखा जो है तबला से, पंडित समता प्रसाद का संबंध तबला से और गुदई महाराज अंबिका प्रसाद का संबंध तबला से। नेक्स्ट है मृदंग। मृदंग का बोलेगा कौन कौन है? मृदंग से
टी.एस. नंद कुमार, ए.वी. आनंद, ठीक है, ये सब मृदंग से। गिटार से बोलेगा तो कौन कौन है? गिटार से बोले तो विश्व मोहन भट्ट, श्री कृष्ण नलीम मजुमदार, अभिज भूषण काबरा, ये सब क्या गिटार से है। और शहनाई से बोलेगा तो कौन कौन है? शहनाई बताइए कौन कौन है संबंधित व्यक्ति? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से, शैलेश भागवत का संबंध शहनाई से, हरि सिंह का संबंध शहनाई से, अनंत का संबंध शहनाई से। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से बहुत फेमस है शहनाई से, शैलेश खान का भागवत का संबंध शहनाई से, हरि सिंह का संबंध शहनाई से, अनंत का संबंध शहनाई से। संतूर बोले, संतूर से कौन कौन है? संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, भजन सुपारी का संबंध संतूर से, याद रखे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से है, भजन सुपारी का संबंध संतूर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 पे, कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? बताइए। तमिलनाडु में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु में हुई। और भरतनाट्यम तमिलनाडु संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है जो शुरुआती दिनों के मंदिर के देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समझ किया जाता है। इसे दासी अट्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे कह रहा कि भरतनाट्यम में सांस्कृतिक प्रक्रिया 3 भागों में क्या है? बांटा जाता है। पहला समभंग, दूसरा अभंग, तीसरा त्रिभंग। तो भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटते हैं, पहला समभंग, दूसरा अभंग, तीसरा त्रिभंग। आगे कह रहा है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस नृत्य में 2 प्रकार के पात्र होते हैं कथकली में। एक होता है नायक, उसको पाचा कहते हैं, दूसरा होता है खलनायक, उसको कैथी कहते हैं कथकली में। नेक्स्ट आ रहा है कुचिपुड़ी नृत्य। आंध्र प्रदेश का एक जो है ना नृत्य शैली है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुर गांव में हुआ था और इसी के नाम पर जो है कुचिपुड़ी नाम दिया गया। और मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो क्या होगा? केरल का है। मोहिनीअट्टम बोलेगा तो केरल का है। अब है नेक्स्ट है ना शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है और नर्तक और नर्तकियां दिया हुआ है कि लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो क्या होगा? लच्छू महाराज का संबंध कथक से। अच्छन महाराज का संबंध किससे? अच्छन महाराज का बोलेगा तो कथक से। और सितारा देवी का संबंध किससे है? तो क्या होगा? कथक से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। बेमावती सत्यनारायण का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से। बताइए रीता देवी का संबंध किससे है? रीता देवी का संबंध मणिपुर से, मणिपुरी से। और सविता मेहता का संबंध किससे है? तो मणिपुरी से है। झावेरी बहने का संबंध बोलेगा तो मणिपुरी से है। तो रीता देवी, सविता मेहता, झावेरी बहन, मणिपुर के। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से। रागिनी देवी का संबंध किससे है? तो मोहिनीअट्टम से। भारती शिवाजी का संबंध किससे है? तो मोहिनीअट्टम से। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे आइए कि सत्रिया, बताइए कि रामकृष्ण तालुकदार का संबंध किससे है? तो क्या होगा? सत्रिया से। रामकृष्ण तालुकदार का संबंध किससे? सत्रिया से। कृष्णा कच्छापी कश्यप का संबंध किससे है? तो सत्रिया से। ठीक है, सत्रिया से। रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का तो भरतनाट्यम से। और सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो क्या होगा? भरतनाट्यम से। तो रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह बोलेगा तो भरतनाट्यम। मृणाली सारा भाई बताए किससे है? कथकली से। आनंद शिव रावण का बोलेगा तो कथकली से। और शांताराव का बोलेगा तो कथकली से। नेक्स्ट कर रहा है कि आधुनिक समय में मणिपुरी नृत्य का विकास रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आधुनिक समय में मणिपुरी नृत्य के विकास में रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कथा का उद्भव जो है ना कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। वस्तुतः कथक उत्तर प्रदेश की बजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है तथा इस नृत्य के केंद्र में राधा कृष्णा की अवधारणा मौजूद है और इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कथक को। आगे कह रहा है कि सत्रिया नृत्य पूर्वोत्तर भारत का असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। बताइए कि पूर्वोत्तर भारत के असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली का नाम क्या है? तो क्या होगा? सत्रिया नृत्य। क्या है? सत्रिया नृत्य। पूर्वोत्तर भारत के असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली क्या है? तो सत्रिया नृत्य है। असम की इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय 15वीं शताब्दी के शंकरदेव को दिया जाता है। इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि लोहे की तीली भरी हुई है एक नाव, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी से तैर रही है। जब लोहे की तीली हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? बताइए। वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। कह रहा है कि लोहे की तीली भरी हुई है एक नाव तालाब में के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाएगा तो पानी का स्तर क्या रहेगा? तो वही रहेगा, याद रखिएगा।
आगे कह रहा है कि जल के घनत्व के कारण जब जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो पहले थोड़ा ऊपर उठता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जल के घनत्व के कारण जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो पहले थोड़ा ऊपर उठता है। आगे कह रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, इसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार क्या होता है, बराबर होता है। या आर्किमिडीज का सिद्धांत कह रहा है ना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का क्या होता है, आभास होता है। और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो वह तरल में क्या होता है, डूब जाती है। और जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु क्या होती है, तरल की सतह में तैरती रहती है। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो वह तरल में डूब जाती है, और तथा जब उत्प्लावन वस्तु के भार के से अधिक होता है तो वस्तु तरल की सतह से तैरती रहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लवन का नियम क्या कह रहा है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ध्रुवधार रेखा में होनी चाहिए। तो कह रहा है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ध्रुवधार रेखा में होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर जो है ना तैरता है, क्योंकि लोहे का घनत्व क्या होता है, पारे से कम, मगर जल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कह रहा है ना कि लोहे का जो एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पे क्या होता है, तैरता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम मगर जल से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम, मतलब जल का 9/10 गुना होता है, अतः बर्फ का 10वां भाग 1/10 जल के बाहर निकलता रहता है और बर्फ जल में क्या होती है, तैरती रहती है। तो बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम, जल का 9/10 गुना होता है, अतः बर्फ का 10वां भाग 1/10 जल के बाहर निकलता रहता है और बर्फ जल में तैरती रहती है, ठीक है। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है बताइए, कौन सा ऊर्जा होता है, क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है और स्थिर ऊर्जा दोनों होता है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा होती है। कह रहा है आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होती है। आगे कह रहा है स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, तो कह रहा है ना कि किसी पिंड पर उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पे जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो कह रहा है किसी पिंड पर उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थिर ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच होता है, mgh होता है। जहाँ जो है ना m जहाँ क्या है, तो m जो है ना पिंड का द्रव्यमान है, और g बराबर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, याद रखिएगा। h बराबर पे क्या है, तो पिंड की ऊंचाई है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है गतिज ऊर्जा क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहा है किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, तो किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। कह रहा है कि जहाँ m द्रव्यमान है, भी क्या है, तो पक्षी की गति है। आगे कह रहा है कि पक्षी ऊंचाई पर उड़ रही है, कह रहा है कि पक्षी ऊंचाई पर उड़ रही है, इसलिए ऊंचाई के कारण इसमें क्या है, स्थिर ऊर्जा है। पक्षी ऊंचाई पर उड़ रही है इसलिए ऊंचाई के कारण इसमें क्या है, स्थिर ऊर्जा है। अब पक्षी उड़ रही है इसलिए उड़ने के कारण इसमें गति होती है, इसलिए पक्षी में गतिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि पक्षी उड़ रही है, इसके उड़ने के कारण इसमें गति होती है, इसलिए पक्षी में क्या है, गतिज ऊर्जा होती है। अतः उड़ती पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होता है, गतिज ऊर्जा दोनों और स्थिर ऊर्जा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि गति के सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ at² में s का मतलब क्या है बताइए, क्या है, तो इसका इनमें से कोई नहीं है, क्या है, विस्थापन होता है। तो गति के सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ at² में s का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। तो कह रहा है गति के सूत्र क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, याद रखिएगा। इसमें s का मतलब जो होता है ना, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है अथवा दूरी है, ठीक है। s बराबर क्या है, ut प्लस हाफ at², u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग है, t बराबर समय है, v बराबर अंतिम वेग या चाल है, और s बराबर क्या है, विस्थापन अथवा दूरी, a बराबर क्या है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यू बराबर प्रारंभिक वेग, टी बराबर समय, वी बराबर अंतिम वेग या चाल, एस बराबर विस्थापन अथवा दूरी, ए बराबर क्या है तो त्वरण है। आ गया ये। आगे क्वेश्चन नंबर 64 पे यही कह रहा है कि सोने का शुद्धतम रूप क्या है बताइए। 24 कैरेट। 24 कैरेट है कि सोने का शुद्धतम रूप क्या है, 24 कैरेट है। 24 कैरेट सोने का शुद्धतम रूप है। यह बहुत नरम होता है, इसलिए इसका उपयोग गहने बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए इसे चांदी या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि गहने बनाने के लिए कठोर हो जाए। ठीक है। आगे कह रहा है 100% शुद्धता हासिल करना संभव है क्योंकि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोने की कुछ हद तक अशुद्धता होगी। 100% की कह रहा है कि शुद्धता हासिल करना असंभव है क्योंकि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोने में कुछ हद तक अशुद्धता होगी। उदाहरण के लिए 18 कैरेट स्वर्ण में 75% जो है ना, मतलब 18/24 सोना और 25% अन्य धातुएं होती है। तो कह रहा है उदाहरण के लिए 18 कैरेट स्वर्ण में सोना और जो है ना मतलब 18/24 मतलब सोना और 25% अन्य धातुएं होती है। ठीक है। आमतौर पर आभूषण मतलब 24 में 18 कैरेट सोना होता है, देखिए 24 में 18 कैरेट है, बाकी 22% क्या होता है सोना अति मतलब अन्य धातुएं होती है। आगे कर आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। नेक्स्ट कह रहा है कि सोने की शुद्धता चेक करने के लिए उसका हॉलमार्क देखना पड़ता है। सोने की अगर शुद्धता चेक करना रहेगा क्या देखेंगे, हॉलमार्क देखेंगे। जैसे उदाहरण में कह रहा है 750 हॉलमार्क होने पर यह सोना कितना फीसदी शुद्ध होगा, तो क्या होगा 75.0% शुद्ध होगा। हाँ, और 916 मार्क हॉल होने पर सोना कितना होगा, 916 बोलेगा तो 91.16% शुद्ध होगा। ठीक है। 750 हॉलमार्क होने पर यह सोना 70.0% शुद्ध होगा और 916 हॉलमार्क होने पर 91.6% शुद्ध होगा। भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय BIS केस ऐप की मदद से कहीं भी आप कभी भी सोने की शुद्धता चेक की जा सकती है। ठीक है। BIS बराबर क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 65 बताइएगा कि कोयला किसके प्रक्रिया से बनता है, बताइए कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, क्या होगा, कार्बोनाइजेशन से बनता है। कोयला जो है कार्बोनाइजेशन से प्रक्रिया से बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। कोयले के मुख्य रूप में कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कह रहा है कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत जो है ना पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के परिवर्तित हो गए हैं। तो कह रहा है उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। आगे कह रहा है कोयला जो है ना मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का कोयला होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कितने % कार्बन होता है, एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है। ठीक है, 90% होता है, याद रखिएगा। तो देखिए आगे कह रहा है कि एंथ्रासाइट में क्या होता है ना, एंथ्रासाइट जो है कह रहा है कि कोयला तो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा क्या होता है, चौथा बोलेगा तो पीट कोयला। हाँ, पीट चौथा कितना है तो पीट कोयला होता है। क्या होता है, पीट कोयला। हाँ, चौथा पीट कोयला है। तो देखिए इधर आइए, पहला बोल रहा है एंथ्रासाइट के बारे में कि एंथ्रासाइट में जो होता है 90% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है। यह कठोर, चमकदार और अशुद्धियों से मुक्त होता है। जो एंथ्रासाइट होता है यह कठोर, चमकदार और अशुद्धियों से क्या होता है, मुक्त होता है। कौन सा कोयला होता है, एंथ्रासाइट होता है। और जलाए जाने के बाद यह कम धुआं और कम राख देता है। कौन सा कोयला देता है, एंथ्रासाइट। ठीक है। तो एंथ्रासाइट में क्या होता है, 90% कार्बन होता है और यह कठोर, चमकदार अशुद्धियों से मुक्त होता है। जलाए जाने के बाद यह कम धुआं और कम राख देता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। इस प्रकार कोयले में 70 से 90% क्या होता है, कार्बन होता है। बिटुमिनस में क्या होता है, 70 से 90% कार्बन होता है। यह कोयला जो है बिटुमिनस जो होता है यह काला और चमकदार होता है और धुआंधार ज्वाला उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में राख छोड़ता है। ठीक है, कौन, बिटुमिनस कोयला। इस प्रकार के कोयले का उपयोग जो है उष्मा और विद्युत उत्पादन अनुप्रयोगों में करते हैं। बताइए किस कोयला का उपयोग जो है ना उष्मा और विद्युत उत्पादन में करते हैं, तो बिटुमिनस कोयला का। ठीक है। इसमें जो कार्बन का मात्रा होता है ना बिटुमिनस में 70 से 90% होता है, लेकिन अगर एंथ्रासाइट बोलेगा तो कितना होता है, 90% होता है। आगे कह रहा लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, तो कह रहा लिग्नाइट इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। इसमें 45 से 70% क्या होता है, कार्बन होता है। इस प्रकार के कोयले में उच्च धुआंधार लपेटों के साथ जलते हैं। ठीक है। आया ये पीट कोयला। पीट कोयला कह रहा है ना कि यह वनस्पति कोयला से प्रवर्तित का पहला चरण है और इसमें कार्बन सामग्री न्यूनतम लगभग 40% होती है। यह कोयला का सबसे निम्न प्रकार का होता है। तो सबसे निम्न प्रकार का कोयला कौन सा है, तो पीट कोयला। जिसको पीटते याद रखें, पीट कोयला तो निम्न प्रकार का कोयला है, सबसे खराब कोयला बोलेगा तो। सबसे अच्छा कोयला बोलेगा तो कौन सा है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पीट कोयला। नोट में दिया हुआ है कि कोयले का उद्योग
कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहते हैं। कोयले को जो है ना उद्योग की रोटी भी कहते हैं और काला सोना भी कहते हैं। अगला है आसवन डिस्टिलिनेशन। ठीक है, आसवन बोल रहा है कि आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब दो द्रवों को क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को इस विधि में पृथक किया जाता है। आगे कह रहा है कि आसवन विधि में द्रव को वाष्प में परिणत कर किसी दूसरे स्थान में भेजा जाता है जहां उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला प्रक्रम वाष्पन और दूसरा प्रक्रम क्या है? संघनन कहलाता है। तो आसवन विधि में द्रव को वाष्पन में परिणत कर किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता है जहां उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला प्रक्रम जो है ना वाष्पन तथा दूसरा प्रक्रम संघनन कहलाता है। आगे कह रहा है कि वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण क्या है? वेपोराइजेशन के बारे में बोल रहा है कि द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, मतलब वेपोराइजेशन कहते हैं। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह दो प्रकार वाष्पीकरण जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है वाष्पन इवेपोराइजेशन और दूसरा क्वथनांक मतलब क्वथन मतलब बॉइलिंग। तो वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है वाष्पन, दूसरा होता है क्वथन। आगे कह रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन क्रिया क्या होगी? उतना ही अधिक से होगी। ठीक है, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। आगे कह रहा है वह नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव उबालकर द्रव में वाष्प परिणत होता है यह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबालकर द्रव से वाष्प में परिणत होता है वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ेगा। और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो घटता है। ठीक है, तो दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा द्रव का क्वथनांक घटेगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। यहीं तक रहने दीजिए आज के लिए, यहीं तक। बाकी पिछले वाला रिवीजन कर लीजिएगा सारा, तो इसका सेट का सारा क्लास अपलोड ही है। बाकी कल से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से।